बच्चों, किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर व्रत जो सर्किल है इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से व्रत समझे कि व्रत होता क्या है। व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। जैसे कि मेरे पास एक निश्चित बिंदु है, इसका को नाम दिया मैंने, और इस बिंदु को से समान दूरी पर स्थित बिंदु कुछ इस प्रकार से है। कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं। तो इन बिंदुओं का जो पथ है, इन बिंदुओं का जो पथ है, ठीक, ये रास्ता, इन बिंदुओं का जो पथ है वह पथ आपका वृत्त या सर्किल कहलाता है। और इस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। अब ये जो बिंदु है, इस निश्चित बिंदु, इसको मैंने केंद्र नाम दिया, केंद्र से समान दूरी पर है। जैसे ये बिंदु मान लीजिए A1 है, A1 की केंद्र O से जो दूरी है वही दूरी हमारी A2 की भी है, वही दूरी हमारी A3 की भी है, वही दूरी हमारी A4 की भी है। इस प्रकार से जितने भी बिंदु हैं मेरे, इन सब बिंदुओं की जो दूरी है इस बिंदु O से बराबर है। इस बिंदु O से दूरी क्या इनकी बराबर है। तो वृत्त की जो परिभाषा निकल करके आई सामने हमारे, वो कुछ इस प्रकार से है, कि वृत्त किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। ये हमारी वृत्त की परिभाषा है, ठीक। और ये जो पूरा पथ है, ध्यान देना, मैं वृत्त से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं इसी के साथ पहले मैं बताना चाहूंगा, और उससे संबंधित जो भी आपकी प्रमेय होती हैं, समस्याएं होती हैं, फिर उनको हल करेंगे। तो देखिए ये तो हो गई वृत्त की परिभाषा, ठीक। और इस स्थिर बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है, वृत्त का केंद्र क्या होता है बेटा? स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। वृत्त का केंद्र कहा जाता है, ठीक। अच्छा, और देखिए केंद्र से ये जो पथ है आपका, जो वृत्तीय पथ है, मैंने भी बताया, इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये क्या होता है बेटा? वृत्तीय पथ जो है, वृत्तीय पथ, ये जो मैंने बताया ना, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ है, इसी पथ की लंबाई, ये जो वृत्तीय पथ है, इसी पथ की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्तीय पथ की लंबाई को, वृत्तीय पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कहा जाता है, ठीक। और इस परिधि का अगर हम माप करना चाहें तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि
ये बेटा 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस, जहाँ त्रिज्या होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक। अच्छा देखिए, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है भाई? त्रिज्या, त्रिज्या को भी परिभाषित किया जाए तो हम यह देखेंगे कि वृत्त का जो केंद्र O है, वृत्त का जो केंद्र O है, और यह आपकी जो परिधि है, वृत्त के केंद्र O से परिधि तक की दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र O से परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है, जो कि R से प्रदर्शित की जाती है। देखिए त्रिज्या की क्या परिभाषा होती है भाई? त्रिज्या, त्रिज्या जिसको R कहा जाता है, ये क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, ये R से प्रदर्शित किया जाता है, कहा जाता है, त्रिज्या R कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक एक परिभाषा जो वृत्त से संबंधित है, सारी परिभाषाएं बता रहा हूं। तो पहली परिभाषा तो हो गई वृत्त की, हम वृत्त किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने बताया आपसे कि किसी स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ है उसे वृत्त कहा जाता है। वृत्त का केंद्र, जो मैंने ये स्थित बिंदु O लिया, इसको वृत्त का केंद्र कहा जाता है। फिर उसके बाद बेटा जो परिधि क्या होती है भाई? तो स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो ये पथ की लंबाई होती है, इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। और इसकी माप निकालने के लिए ये 2 पाई आर, पाई क्या होता है भाई? पाई एक कांस्टेंट है। ठीक। पाई के मान निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी गणितज्ञों को। पाई आपकी एक प्रकार की पाई, इसका अगर मान हम स्थिर मान 22/7 ले लें तो वह आपकी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर पाई का मान ज्ञात करना चाहें, जो कि परिधि में जब व्यास का भाग देंगे तो पाई का मान आएगा, वो है आपकी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। तो गणितज्ञों ने सिर्फ इसका एक स्थिर मान जो करीब 6 अंकों के बाद फिर से परिवर्तित होने लगता है, वह 22/7 ही लिया। 22/7 आपका परिमेय संख्या है, जबकि पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए उसके बाद मैंने दूसरी परिभाषा बताई आपको, वह परिभाषा है हमारी, वह परिभाषा है त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है? तो मैंने बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक। अब देखिए बात आती है व्यास क्या होता है भाई? व्यास, तो व्यास के लिए हम लोग देखेंगे, व्यास के लिए थोड़ा सा बिगाड़ दें इसको। तो देखिए एक परिभाषा से ही सारी परिभाषाएं क्रिएट हो रही हैं, सारी सारी परिभाषाएं वहीं से बन जाएंगी। हम लोग बात करें व्यास की, तो व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक। तो वृत्त का व्यास, व्यास जानने से पहले हम लोग जीवा की चर्चा कर लें। वृत्त की जीवा क्या होती है? देखिए व्यास मैं बता दूंगा अभी। तो जीवा देखिए भाई, जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है? ये जो आपका वृत्तीय पथ है जिसको हमने परिधि कहा है, ये जो आपका वृत्तीय पथ है जिसको हमने परिधि कहा है, तो परिधि पर वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ध्यान देना बेटा, वृत्त की परिधि पर स्थित। अभी आपकी वृत्त की परिधि तो है, जिसको मैंने कहा था कि वृत्त की परिभाषा में बताया था, और इस वृत्तीय पथ की लंबाई को परिधि कहा जाता है। तो मान लीजिए इस परिधि पर एक पॉइंट सी है और यहीं पर एक पॉइंट आपका डी है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, तो दो बिंदु हमारे, एक सी हो गया दूसरा डी हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो मैंने सीधी रेखा मिला दी। ठीक। देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा? सीडी। ठीक। रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। रेखा को वृत्त की
जीवा, वृत्त की जीवा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक। अच्छा देखिए, इसको हमने सीधी कहा, जैसे सीधी आपकी जीवा है, और बेटा यही जीवा जब केंद्र से होकर के जाती है, केंद्र से होकर के जाती है, यानी केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहा जाता है। ठीक। अब इसकी परिभाषा देखिए, आपने जीवा की परिभाषा समझ ली। अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्यास क्या होता है। इसमें देखेंगे बेटा, वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का व्यास, उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। जरा ध्यान से समझिए भाई, मैंने बताया कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, और वही सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है, जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक। अब आपने समझ लिया कि वृत्त का व्यास क्या होता है। वह एक प्रकार की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जीवा की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जरा ध्यान देना, मैंने आपको त्रिज्या की परिभाषा भी बताई थी, और त्रिज्या की परिभाषा क्या थी जरा देखेंगे बेटा, कि जैसे आपको वृत्त है, जैसे ही आपको वृत्त है, और ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये केंद्र O है, और ये पूरा क्या वृत्तीय पथ जो है पूरा ये आपकी वृत्त की परिधि है। तो मैंने आपको समझाया, अभी बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये दूरी, ये त्रिज्या R होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या R होती है। लेकिन अब आप ये देखें कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, जैसे ये देखिए मान लीजिए कोई A और ये B है, तो ए बी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गई, तो बेटा एक त्रिज्या तो आपकी OA बन गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई OA त्रिज्या हो गई, और केंद्र से ये भी तो परिधि की दूरी है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी आपकी त्रिज्या हो गई। तो हमने देखा कि ये जो AB जीवा है जिसको हम D से प्रदर्शित करेंगे डायमीटर से, तो यह जीवा त्रिज्या और प्लस त्रिज्याओं के दो बराबर योग, यानी ये हो गया D व्यास, ये हो गया R और प्लस R, यानी ये जो व्यास है वो 2R के बराबर हो गया, यानी वृत्त का जो व्यास हो गया वह हो गया 2 गुणे त्रिज्या के बराबर, हो गया 2 गुणे त्रिज्या के बराबर। तो इस प्रकार से वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए वृत्त से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो A to Z परिभाषाएं आपको बताई जा रही हैं। ठीक। अच्छा अब देखिए, यहां से हम देखेंगे कि इसके बाद व्यास हो गया। अब जरा देखिए चाप क्या होता है। जैसे हम लोगों ने घर में देखा माँ जी की चूड़ी होती है, वह चूड़ी कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर बता दूं, जो चूड़ी है वो चूड़ी मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक, वो भी एक प्रकार का वृत्त का ही उदाहरण है। वह चूड़ी अगर गिर गई जमीन पर, तो गिरने से क्या होगा कि इस चूड़ी के कुछ इस प्रकार से टुकड़े हो जाएंगे। ठीक। और ये जो टुकड़े हैं, वृत्त की परिधि जो थी वो टुकड़ों में विभाजित हो गई, वृत्त की जो परिधि थी वह हो गई विभाजित टुकड़ों में। तो ये प्रत्येक टुकड़ा, ये जो प्रत्येक टुकड़ा है वह कहलाएगा चाप। क्या कहलाएगा बेटा? चाप कहलाएगा। यानी वृत्त की परिधि का खंडित भाग
वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि का खंडित भाग वृत्त का चाप कहलाता है। तो देखिए चाप के लिए मैंने क्या बताया कि ये चाप को देखेंगे यहां से, ये वृत्त का चाप, तो ये होगा बेटा, थोड़ा सा देखो यहां लिख दूं मैं कि वृत्त की परिधि, परिधि का भाग चाप, चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। और चाप को जो हम शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे कुछ इस प्रकार से बेटा, अर्ध चंद्राकार स्थिति होती है उसको हम उल्टा करके ये दिखाएगा चाप। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं कि देखो बेटा, जैसे ये ए बी चाप है हमारा, ए बी चाप, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी चाप हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि चाप और जीवा में क्या अंतर है। ध्यान देना बेटा, चाप और जीवा में अंतर, तो इसके लिए हम देखेंगे देखिए ये वृत्त के चाप व जीवा में अंतर। जरा ध्यान से देखेंगे कि जैसे मेरे पास एक वृत्त है, थोड़ा सा आकृति और मैं कुछ ठीक बनाऊं, ये लीजिए सकेंद्र O है। अब बेटा ये पूरी परिधि है, परिधि, तो मैंने कहा परिधि में एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। तो देखिए ये जो भाग है, ये इस परिधि का भाग है ना बेटा, इस परिधि का ये भाग, ये परिधि का ये भाग, थोड़ा सा मैं इसको और डार्क किए दे रहा हूं, तो परिधि का ये भाग आपका चाप कहलाएगा। अब क्योंकि ये भाग दो तरीके से है, एक तो ये छोटा वाला है और दूसरा ये पूरा, ये यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला भाग है, तो ये छोटा भाग जो है यह कहलाएगा लघु चाप। ये हो गया लघु चाप AB। ठीक, और बेटा ये जो पूरा बड़ा वाला भाग है AB, ये वाला, ठीक, ये कहलाता है आपका दीर्घ चाप AB। ठीक, देखिए अगर मैं चाप कहीं पर कहूंगा तो वहां पर या तो छायांकित होगा वो एक पर्टिकुलर पार्ट, या फिर वहां पर कोई तीसरा पॉइंट होगा जो यह दिखाएगा कि हम लघु चाप की चर्चा कर रहे हैं या फिर दीर्घ चाप की चर्चा कर रहे हैं। ये आपका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कोई कुछ भी चीजें डाउटफुल नहीं रहेंगी। अच्छा, ये तो चाप क्लियर हो गया। अब बात करें जीवा की, तो देखिए बेटा वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, देखो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और इस AB को मिलाने वाली रेखा यह कहलाएगी जीवा, ये कहलाएगा जीवा AB। जरा ध्यान से समझ लेंगे कि जीवा और चाप में क्या अंतर होता है। ठीक, जीवा और चाप में क्या अंतर होता है। जीवा क्या है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी जीवा कहलाती है, और वृत्त की परिधि का एक भाग, अब मान लीजिए हमने भाग सिर्फ AB ही ले लिया, यहाँ पर अगर आपका कोई C बिंदु है और यहाँ पर ये आपका D बिंदु है, तो जब मैं चाप CD की बात करूंगा तो चाप CD का आशय इस बात से है, या तो मैं इस बात की इस चाप CD की बात कर रहा हूँ, ये वाली चाप CD की बात कर रहा हूँ, या फिर लघु चाप CD है या फिर दीर्घ चाप CD है। लेकिन अगर मैं जीवा की बात कर रहा हूँ तो जीवा एक प्रकार की क्या है, रेखाखंड होती है, जो चाप जो वो बिंदु जो आपके परिधि पर होते हैं उन बिंदुओं को मिलाने से बनता है रेखाखंड। तो स्पष्ट हो गया होगा कि जीवा और चाप में क्या अंतर है। ठीक, अच्छा अब देखिए मैं बताऊं आपको कि सर्वांग समचाप क्या होते हैं भाई।
ठीक। या फिर चाप का अंशमाप क्या होता है, चाप का अंशमाप क्या है भाई, देखो चाप का अंशमाप। देखिए ज्यामिति एक प्रकार की ऐसी गणित है जिसमें आपको ना तो जोड़ना है ना कुछ घटाना है, लेकिन उसके जो टर्म है, जो विशेष परिभाषाएं हैं छोटी छोटी सी, उन परिभाषाओं को अगर हम समझ जाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सा है, अपन लोग अगर बाजार जाते हैं, बाजार जाकर के पूछेंगे भाई कौन कौन मिला, तो अगर आप सबसे अपरिचित हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं बता पाओगे, कह तो दोगे कि मुझे 1000 लोग मिले, लेकिन वहां पर अगर कोई परिचित मिल जाएगा तो उसका नाम तुरंत चेहरा याद हो जाएगी, मुझे अमुक व्यक्ति मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें कि अगर हमें ज्यामिति में परिभाषाएं छोटी छोटी से टर्म्स नहीं याद होंगे तो फिर वो गणित समझ में नहीं आने वाली। इस वजह से पहला कार्य यही है कि आप छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं वो समझेंगे, इनको समझने के बाद उनसे संबंधित प्रमेय होंगी, फिर समस्याएं होंगी। तो चाप का अंशमाप क्या होता है भाई, तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक, कॉमा है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण चाप का अंशमाप कहलाता है। कोण उस चाप का अंशमाप कहलाता है। अब देखिए जैसे आपके पास ये वृत्त है, आपके पास ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया और ये आपका चाप AB है, चाप AB, और ये वृत्त का केंद्र O है। तो चाप AB द्वारा, केंद्र पर बनने वाला कोण ये है जो हमारा AOB, ठीक। तो कोण AOB जो है ये होगा मेजर ऑफ चाप AB, चाप AB का अंशमाप कहलाता है। इस चीज को समझेंगे कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उस चाप का अंशमाप कहलाता है, ठीक। अच्छा अब देखिए भाई, ये आप समझ चुके होंगे, मैं अब आपको बताऊंगा कि सर्वांगसम चाप क्या होते हैं। सर्वांगसम चाप क्या होते हैं, सर्वांगसम वृत्त होंगे, सर्वांगसम आपके चाप भी होंगे, तो जरा इस तरह से समझेंगे। ये हो जाएगा आपका, इसको साफ कर दें, सर्वांगसम चाप बताएं फिर। देखिए सर्वांगसम चाप, ठीक। तो होते क्या भाई, सर्वांगसम का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी दो वस्तुएं, दो आकृतियां, दो कोई भी दो वस्तुएं ले लें तो जिनमें क्या होता है बेटा कि हर एक भाग बराबर हो, हर एक भाग सर्व अंग समान, सर्वांगसम, वो आपका सर्वांगसम चाप कहलाते हैं। ध्यान देंगे, दो ऐसे चाप, दो ऐसे चाप जिनके अंशमाप, दो ऐसे चाप जिनके अंशमाप समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें सर्वांगसम चाप
कहा जाता है। अब जरा देखिए होता क्या भाई, अगर अपने पास मान लीजिए कि दो वृत्त ऐसे हैं, समझेंगे, जैसे अपने पास दो वृत्त ऐसे हैं, जैसे पहला पहला वृत्त मान लीजिए बेटा जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है मान लीजिए, और अपने पास दूसरा वृत्त भी है जिसका केंद्र O' है। ये है मान लीजिए जिसका केंद्र O' है। अब O केंद्र वाले वृत्त की जीवा मान लीजिए AB है, O' केंद्र वाले वृत्त की जीवा CD है। ठीक, तो मैंने बोला कि ऐसे चाप जिनके अंश माप समान होते हैं भाई, हमने दो चाप AB और CD लिए, तो AB का अंश माप हो जाएगा एक चाप AB द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण AOB हो गया, इसका अंश माप हो गया भाई, है ना। और दूसरा वृत्त जो O' केंद्र का है उसका चाप मैंने CD लिया, और CD चाप द्वारा अंश माप आपका ये हो गया CO'D हो गया। ठीक, तो ये दोनों चाप AB और CD, ठीक, AB और CD ये सर्वांग सम होंगे यदि, कैसे, क्या कंडीशन है कि देखिए बेटा, यदि 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 कि मेजर ऑफ आर्क AB, चाप AB का जो अंशमाप है वह बराबर हो जाए मेजर ऑफ आर्क CD। अगर चाप AB का अंशमाप चाप CD के अंशमाप के बराबर हो जाए तो यह दोनों चाप आपके सर्वांगसम कहलाएंगे। ये दोनों चाप क्या हो जाएंगे बेटा, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि AB जो चाप है वो सर्वांगसम है किसके, CD चाप के। ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है। इसका जो टॉपिक आएगा तो इसको भी हम विधिवत पढ़ाएंगे आपको। त्रिभुज से संबंधित बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि इससे जिसका ज्ञान नहीं है, जिसका संबंध, जिसका रिलेशन नहीं है सर्वांग समता से, तो वो त्रिभुज के जितने भी समस्याएं हैं सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जब इसका नंबर आएगा तो उस समय उसको भी बता देंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे सर्वांगसम चाप की। तो उसके लिए मैंने आपको बताया दो ऐसे चाप जिनका अंशमाप समान होता है। तो उसमें बेटा मैंने आपके सामने दो सर्किल लिए, पहला सर्किल वो है था जिसका केंद्र O है, दूसरा सर्किल O' है जिसका केंद्र वाला है, और O केंद्र वाले सर्किल पे CD चाप लिया मैंने, AB चाप लिया, और O' सर्किल में मैंने CD चाप लिया। अब मान लीजिए कि AB का जो अंशमाप है वही अंशमाप CD का है, मतलब ये हुआ कि AB चाप द्वारा केंद्र पर अगर 60 अंश का कोण बना रहा है तो CD चाप भी केंद्र पर 60 अंश का कोण बना दे। उस कंडीशन में AB और CD चाप आपके सर्वांगसम चाप हो जाएंगे। ठीक, शायद सबको क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित प्रमेय आएंगे अभी तुरंत, बहुत ही जरूरी प्रमेय है। अच्छा अब देखिए जरा, मैं अब बताऊं कि सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं। सर्वांगसम वृत्त, देखिए भाई, सर्वांगसम वृत्त, ठीक, देखिए सर्वांगसम वृत्त क्या भाई, सर्वांगसम वृत्त वह वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं, वह वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं, वह वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं उसे सर्वांगसम वृत्त, ठीक, उसे सर्वांगसम वृत्त कहा जाता है। अच्छा इसी प्रकार इसमें भी देखिए, जैसे मैंने आपको सर्वांगसम चाप बताए थे, वही कहानी आपकी सर्वांगसम वृत्त की भी है। हाँ भाई देखिए,
जैसे मेरे पास पहला सर्किल C1 है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, तथा दूसरा जो सर्किल आपका C2 है उसका केंद्र O' है और त्रिज्या R उसकी भी है। देखिए त्रिज्याएं समान होने पर ही सर्वांग समवृत्त होते हैं। तो अगर ये कंडीशन है, मान लीजिए आपका एक सर्किल ये है इस प्रकार से, केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है, ठीक, ये आपका C1 वाला सर्किल है और दूसरा सर्किल कुछ इस प्रकार से है, इसका केंद्र O' है, त्रिज्या R है, ये C2 है। तो इस तरह से ये दोनों सर्किल आपके सर्वांग समवृत्त कहलाते हैं। अच्छा देखिए और देखो भाई, देखिए अब मैं आपको अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः वृत्त से अंतः केंद्र बनेगा, है ना, और परिवृत्त से परिकेंद्र बनेगा। तो बता दें थोड़ा सा, अंतः केंद्र ये होता क्या है बेटा, कि देखिए अंतः केंद्र निकालने के लिए एक ऐसा वृत्त जो आकृति के अंदर बनता है। मान लीजिए मेरे पास कोई त्रिभुज है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है और उसका हम करते बेटा, ठीक, उसकी भुजाओं का लंबार्धा खींच दें, उसकी कोण के अर्धा खींच दें, उसके कोण के अर्धा खींच दें। तो कोणों के अर्धा मान लीजिए कोण आपका ए है, ये बी है, ये सी है, कोण ए का अर्धक सबको ज्ञात होगा कैसे खींचा जाता है भाई। जैसे मुझे किसी कोण का अर्धा खींचना है तो यहाँ पर अपने प्रकार की नोक रख लेंगे, इसका एक चाप लगा देंगे और जहाँ पर ये चाप दो इस कोण को दो बिंदुओं पर काटेगा तो यहाँ पर नोक रख के आधे से ज्यादा दूरी लेके यहाँ पे चाप लगा लेंगे, फिर आधे से ज्यादा दूरी वही वाली लेकर के यहाँ पे फिर इसको मिला के ये हो जाएगा इस कोण का आधा बनाने वाली रेखा। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, कोण बी जो है आपका, तो कोण बी में भी सेम प्रक्रिया यहाँ पर कर देंगे ये वाली। तो जहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जहाँ पर काटे, तो मान लीजिए सी है आपका, तो सी से यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन भुजाओं पर हम लंबा डाल दें भाई, इन भुजाओं पर लंबा डाल दें और वो त्रिज्या लेकर के ये जो बनेगा आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा यह अंतःवृत्त कहलाता है। और इस वृत्त का जो केंद्र होगा वह आपका अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार से अगर मुझे परिकेंद्र ज्ञात करना है, परिकेंद्र, देखिए बेटा अगर परिकेंद्र ज्ञात करना है तो परिकेंद्र के लिए क्या करेंगे, परिकेंद्र के लिए जैसे मेरा त्रिभुज हो जाएगा और इस त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धा खींचेंगे, इस त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धा, जैसे भुजा ए बी है, मान लीजिए ए सी है, तो ए बी भुजा में मैंने यहाँ पे प्रकाश की नोक रखी, आधी से ज्यादा इसकी दूरी ले ली और ऊपर नीचे चाप लगा दिए। इसी प्रकार से वही दूरी लेकर के केंद्र बदल देंगे बी के रूप में, इनको काट देंगे और इनको मिलाएंगे ऐसे, तो ये आपका लंबार्धक ए बी का हो जाएगा। इस तरह से ए सी का, इसी तरह से आपका बी सी का। तो भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर काटेंगे वहां से शीर्ष तक की दूरी लेकर के और जो हम वृत्त खींच देंगे वो है आपका परिवृत्त कहलाएगा और उस परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो है आपका परिकेंद्र कहलाएगा। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि मैंने आज आपको वृत्त से संबंधित सारी परिभाषाएं जो है वो बता दी और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वृत्त से संबंधित सारी की सारी प्रमेय बताएंगे और प्रमेय के साथ साथ उनसे जो संबंधित समस्याएं हैं सारी समस्याएं आपको हल कराई जाएंगी और एक ऐसा क्रम, ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे आपके दिमाग में एक अमिट छाप बन जाए और पूरी तरह से आप ज्यामिति को समझ सकें। धन्यवाद।